We have sacrificed a lot for the creation of this country. चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें, मुल्क आगे चले। हम ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माय रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान में आम तौर पर बजट की मंजूरी किसी भी मखलूत हुकूमत के लिए हमेशा एक इम्तहान बन जाती है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें अपने मुतालबात पर भावताव करती हैं, जबकि इत्तेहादी जमातें अपना वजन दिखाकर सियासी कीमत वसूल करना चाहती हैं। इसी बैकग्राउंड में शहबाज शरीफ हुकूमत अगले हफ्ते अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है और हस्ब तवक्को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मौके पर न सिर्फ हुकूमत बल्कि मुल्क के ताकतवर पॉलिसी हलकों को भी एलानिया पैगाम भेज रहे हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता 48 घंटों ने सियासी क़ुव्वत के दिलचस्प नज़ारे देखे। इन दोनों में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसों में बिलावल भुट्टो ने 18वीं आईनी तरमीम, NFC अवार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सूबाई खुद मुख्तारी और इंतखाबी शफाफियत जैसे मौज़ूआत पर खूब बात की। मगर वह दरअसल मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से जारी कौमी बहस में इस तरमीम का नाम लिए बगैर दबे अल्फाजों में इसको मुस्तरद कर रहे थे। बज़ाहिर उनके बयानात गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के पस मंज़र में थे, लेकिन वाज़े तौर पे उनका पैगाम इस्लामाबाद में लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रहा था। हुकूमत के लिए बजट की मंजूरी एक सियासी ज़रूरत है, लेकिन बिलावल भुट्टो के ताज़ा मौक़िफ़ से ये तासुर ज़रूर उभर रहा है कि आइंदा दिनों में बाज़ आइनी और मालियाती मामलात पर पीपल्स पार्टी हुकूमत को रास्ता देने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले 18वीं आईनी तरमीम का दिफा किया। उन्होंने कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान को भी वही इख्तियारात, तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल पर इख्तियार देना चाहते हैं जो 18वीं तरमीम के बाद सिंध, पंजाब, KP और बलूचिस्तान को हासिल है। गोया कि 18वीं तरमीम का फैलाव अब गिलगित बल्तिस्तान तक वो चाहते हैं। जब हम गिलगित बल्तिस्तान को तमाम 18वीं तरमीम के जो प्रोटेक्शंस है, जो सहूलतें हैं, जो ताकत है, जो आपको अपने वसाइल पे मालिक बनाएगा, आपके अपना किस्मत का मालिक बनाएगा, वो तब होगा जो 18वीं तरमीम के इख्तियार सूबा सिंध के पास है, सूबा पंजाब के पास है, सूबा बलूचिस्तान के पास है, सूबा पख्तूनख्वा के पास है। जब वो सूबा गिलगित बल्तिस्तान के पास वो इख्तियार होगा, वो ताकत होगा, वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो फिर हमारा नया नस्ल समझेंगे कि हम कामयाब हुए हैं। बिलाशुबा 18वीं तरमीम का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास है, मगर वो इख्तियार कराची के पास नहीं है। 18वीं तरमीम के तहत NFC के तहत इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम होनी थी, जिसकी वजह से जिसके तहत इख्तियारात की नहीं वसाइल की भी मुकम्मल तकसीम होनी थी, वो नहीं हो सकी और इसकी वजह से 20 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बावजूद कराची पानी के लिए भी तरस रहा है। बहरहाल बिलावल भुट्टो ने खास तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों को हवाले करने की मुजव्वज़ा तरमीम को भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनकी नजरें इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे है, किसी न किसी तरीके से इस प्रोग्राम को सैबोटाज करे, इस प्रोग्राम का नाम मिटा दे। आज एक उनका नया सोच है वो ये कि सूबों के हवाले करे, सूबों के हवाले हम करें। दुनिया भर में वफाकी हुकूमतें ये जिम्मेदारी अपनाते हैं, तो इनका जो ये तजवीज़ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप सूबे के हवाले करें, इसका मतलब ये है कि इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद कर दें। बदकिस्मती इस मुल्क का कि हमारे सियासतदान ऐसे हैं, हमारा सियासी जमातें ऐसे हैं कि वो जब मुआशी हालात मुश्किल होते हैं वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनका साजिश नाकाम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे, इस आने वाले बजट में वज़ीर आज़म साहब ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत के बाद हल्कों और लीडिंग इकोनॉमिस्ट कहते हैं, उनकी ये राय है कि इस प्रोग्राम की माली जिम्मेदारी बतदरीज हर सूरत प्रोविंसेस को मुंतकिल होनी चाहिए,
हुकूमती हल्कों के मुताबिक अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की माली जिम्मेदारी प्रोविंसेस को मुंतकिल कर दी जाए तो फेडरल गवर्नमेंट को तकरीबन 1500 से 1600 अरब रुपए का माली रिलीफ हासिल हो सकेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फंडिंग सूबों को ही करनी चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सोशल सेक्टर से मुताल्लिक कई जिम्मेदारियां अब प्रोविंसेस के दायरे इख्तियार में आ चुकी हैं। सोशल प्रोटेक्शन, पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल वेलफेयर, ये सब सूबाई है। बिस्प की तकरीबन 800 अरब की लाइबिलिटी है, वो वफाकी हुकूमत के सुपुर्द है। बिस्प के प्रोग्राम को चलना चाहिए, हम उसको बंद करने की बात नहीं करते, लेकिन हम समझते हैं कि 18वीं तरमीम की रूह से बिस्प की फंडिंग सूबों को करनी चाहिए अपने अपने सूबे के अंदर। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए तो कम से कम 1500-1600 अरब की स्पेस वफाकी हुकूमत को मिल सकती है। बिलावल भुट्टो ने वफाक और सूबों के इख्तियारात का सवाल भी अब छेड़ा है और NFC का नाम लिए बगैर उसे निशाना बनाते हुए कहा कि बाज़ हल्के हर चीज़ इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। बिलावल का कहना है कि वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है, हम बार बार ये सुनते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर वफाक वाकई वसाइल के बहरान का, रिसोर्स के क्राइसिस का शिकार है तो फिर बाज़ वफाकी वजारतों के किरदार पर भी सवाल उठाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे मुकाबले में जितने भी सियासी जमातें हैं, हमारा इस पे नुक्ते नज़र कुछ और है, उनका ख्याल कुछ और। वो हर चीज़ को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वो गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। कहते हैं कि वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है, कंगाल हो चुका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना, वो बंद करें। जो 18वीं तरमीम ने इख्तियार बाकी सूबों को दिलवाए हैं, वो इख्तियार हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी इंशाअल्लाह ताला दिलवाना है। मैं समझता हूं कि अगर कहीं कोई आईनी तरमीम होना है तो इस आईनी तरमीम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना बहुत जरूरी है। मगर बहरहाल ये हकीकत अपनी जगह मुसल्लम है कि NFC का मसला पिछले कई सालों से वफाकी हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की माशी बका के लिए गले की हड्डी बन चुका है। पिछली कई हुकूमतें NFC अवार्ड में तब्दीली का मुतालबा कर चुकी हैं। खुद मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार कह चुके हैं कि NFC के तहत सूबों को फंड्स की मुंतकली के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता, वफाक कंगाल रहता है। जो 2010 में नेशनल फाइनेंस अवार्ड हुआ था, उसके मुताबिक जो वसाइल की आमदन की जो तकसीम है उसका 58% चले जाता है सूबों को। वफाक के पास यानी 2010 से पहले बहुत पैसे होते थे, 2010 के बाद सूबे ज्यादा अमीर हैं और वफाक के पास उतने वसाइल नहीं है। जब से 18वीं तरमीम हुई है तो NFC में अब ज्यादा हिस्सा सूबों को जाता है और फेडरेशन के पास ज्यादा वसाइल नहीं है। जो NFC अवार्ड है उस मुआहदे के मुताबिक वसाइल वफाक के पास नहीं है, सूबों को अब 58% मिलता है, उसके बाद वफाक के पास तो बाकी कुछ बचता नहीं है। ये नाकाबिल तरदीद हकीकत है जो अभी हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़बानी आपने सुनी। मगर बिलावल भुट्टो ने मौजूदा हुकूमत की कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठाए हैं और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात का मुतालबा दोहराया है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कभी किसी से कोई एहसान नहीं मांगा और न ही कभी सिलेक्ट होकर इख्तियार में लाने की दरख्वास्त की। हमने किसी से कभी कोई फेवर नहीं मांगा है, हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आ। मैंने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि मेरे लिए कोई फॉर्म 47 का बंदोबस्त करके मुझे गैर मुनासिब तरीके से हुकूमत, किसी सूबाई हुकूमत हो या कोई वफाकी हुकूमत हो, हमने सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया, न्यूट्रलिटी का मुतालबा किया। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। आज भी मेरा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। यहाँ एक अहम सियासी हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ हुकूमत 2026 में अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है, जबकि पीपल्स पार्टी पिछले 2 बजट में भी एतराज़ात और बॉयकॉट की धमकी दे चुकी है। आज भी बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जो मुतवक्का तौर पर नतीजा खेज साबित नहीं हुए। इससे पहले 5 जून को होने वाला बजट इजलास मौखर कर दिया गया था, जबकि नई तारीख का ताहाल फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में अगर मुस्तकबिल में बजट, NFC अवार्ड, वसाइल की तकसीम या किसी आइनी तरमीम पर बहस आगे बढ़ती है
तो पीपल्स पार्टी की हिमायत हुकूमत के लिए इंतहाई अहम होगी। अब देखना यह है कि आने वाले बजट मुमकिना आइनी बहस और वफाकी सियासत में ये इख्तलाफात महज बयानात तक महदूद रहते हैं या वाकई हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक नई सियासी दरार की बुनियाद बन जाते हैं। इंतहाई अहम मौजू है और इसके लिए मैंने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम सेनेटर राना सनाउल्लाह खान, एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। हम एक तवील अरसे से पाकिस्तान की सियासत और जमहूरी सियासत को हम मुशाहिदा कर रहे हैं। हमने देखा कि जब भी मखलूत हुकूमत होती है, ख़ास तौर पर बजट के ज़माने में, अब आज जिस किस्म की आप बातें सुन रहे हैं इत्तेहादी जमातों की जानिब से, और फिर मखलूत हुकूमत हो तो जो इत्तेहाद के अंदर जमातें शामिल हो, उन सब की जानिब से गुफ्तगू का अंदाज़, उनका नैरेटिव, उनकी गुफ्तगू बिल्कुल बदल जाती है और वो हार्ड कोर अपोजिशन की जमातों का रुख इख्तियार कर लेती है। कुछ उसी किस्म का हम माहौल देख रहे हैं क्योंकि अब बजट की आमद है। देखें कामरान खान साहब, आप मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को मुशाहिदा करने वाले हैं। न सिर्फ इस मौके के ऊपर जो अगर कोलिशन गवर्नमेंट हो तो कोलिशन पार्टनर, बल्कि आम जो MNAs होते हैं या सूबे में MPs होते हैं, तो उनके लिए भी एक यही मौका होता है कि उस वक्त वो अपने गिले शिकवे करते हैं और अपने हलकों के लिए, अपने अजला के लिए फंड्स का मुतालबा करते हैं। तो ये एक समझा जाए या कहा जाए तो ये एक पार्लिमानी सिस्टम की एक मुसल्लमा रवायत है कि जब बजट होना होता है तो उसमें हर कोई जो है वो किसी को अपने हलके की फ़िक्र है, किसी को अपने ज़िले की फ़िक्र है, किसी को अपने सूबे की फ़िक्र है। तो उस वक्त ये चीज़ें जो हैं ये देखने को मिलती हैं और जब ये गिले शिकवे होते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात जो है वो जज्बात जो है वो उनमें ज़रा थोड़ा जो है वो उबार भी आ जाता है और कोई सख्त बातें भी हो जाती हैं। लेकिन 30 जून को या 30 जून से 1-2 दिन पहले ये सारा मामला जो है ये फिर सेटल हो जाया करता है और इस मरतबा भी इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ कोलिशन पार्टनर्स बल्कि बाकी भी हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान कौमी असम्बली हैं या सेनेट हैं, तो उनकी जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, उनको हुकूमत जो है वो अपने वसाइल में रहते हुए बेहतर अंदाज से मैनेज करने की कोशिश करेगी और ये सारे मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे। लेकिन खान साहब, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मामलात आम तौर पे जैसे हल हो जाते हैं, फिर एक बार हल हो जाए, एक बार फिर बजट पास हो जाए, एक बार फिर बजट पास होने के बाद NFC के तहत सूबों को 57% के करीब पहुँचा दिया जाए, डेट सर्विसिंग के लिए पैसे मुख्तस कर दिए जाए, डिफेंस के लिए पैसे मुख्तस कर दिए जाए और तमाम जो भी जो फेडरेशन की जिम्मेदारियां हैं अब तक उस तक रह जाए और फेडरेशन फिर लिटरली कंगाल हो जाए, फिर पाकिस्तान का वही सफ़र शुरू हो जाए। तो ये तीसरा बजट है आपकी हुकूमत का, तो इसी रास्ते पे अब हम एक बार फिर देखेंगे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। देखिए खान साहब, ये जो डेट सर्विसेज है ये शायद 2010 में इसका इतना हुजम नहीं था। ये हर साल जो है ये बढ़ता जा रहा है और शायद आने वाले कुछ सालों में भी ये जो है वो राइज जो है वो कायम रहे। इसी तरह से हमारे डिफेंस के अखराजात जो हैं वो जिस इस खित्ते में जिन हालात में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ सरवाइव कर रहा है बल्कि बड़ी खुददारी और बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है वो अपने पूरे कद से खड़ा है, तो उन अखराजात में भी एक इजाफ़ा जो है वो नागुज़ीर है। और इसी तरह से 18वीं तरमीम बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी बड़ी प्रेज़ हो रही है और हम भी कहते हैं कि 18वीं तरमीम बड़ी अच्छी है, लेकिन 18वीं तरमीम जो है वो वहाँ जहाँ पे सूबों को कुछ इख्तियारात देती है वहाँ पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। सोशल सेक्टर जो है वो अब सूबाई ज़िम्मेदारी है। अब सूबों को उस बारे में जो है वो बोझ या वज़न जो है वो उठाना चाहिए। बोझ का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। अगर बेनज़ीर इनकम स्कीम में अगर ग़ुरबा की या पॉवर्टी लाइन से नीचे लोगों को जो है वो कुछ उनकी मदद की जाती है, जो कि हमारे उसके ऊपर एतराज़ात हैं। हम समझते हैं कि उसमें एक तो पंजाब की हद तक मैं बात करूँगा,
उसका डेटा ठीक नहीं है, उसमें बेपनाह जो है वो करप्शन है, और दूसरा लोगों को बेकारी बनाने वाली बात है। आप अगर 3 महीने बाद किसी को 13,000 या 17,000 रुपया दे दें तो क्या बनता है उससे, और उसका कोई जो है वो यानी पावर्टी एलिविएशन जो उसका यानी मकसद था कि गुर्बत को ख़त्म किया जाए, तो उससे गुर्बत बढ़ी है, कोई ख़त्म तो नहीं हुई। तो इसे को हुनरमंद जो है वो स्कीम की तरफ और बाकी और बहुत सारे इनिशिएटिव इस वक्त मौजूद हैं, तो वो हमारी एक बहस अपनी जगह पे है, तजवीज़ अपनी जगह पे है, वो हम बात करते रहेंगे। लेकिन ये बोझ जो है, ये जिम्मेदारी जो है, ये सूबों को उठानी चाहिए। सूबों को जहाँ पे जो है वो NFC में ज़्यादा हिस्सा मिला है, तो उसमें कुछ जिम्मेदारियाँ भी तो मिली हैं। तो ये एक हमारी राय है और इस राय के ऊपर हम बहस मुबासा करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक अपनी राय है, हम उसकी राय का एहतराम करते हैं और उनके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। खान साहब, ये बात तो हमारे मुशाहिदे में भी है। आपने पंजाब की बात की कि बेपनाह करप्शन है, बेपनाह डेटा में प्रॉब्लम्स है, ये सिंध में भी है। जो बेचारे को, गरीब को पैसे मिलते हैं, उसके पैसों में जो बीच का आदमी हो कटौती कर लेता है, जो बेचारे को जो मुट्ठी भर मिलते हैं वो चंद रह जाते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। लेकिन अब हुकूमत में हैं आप, 3रा साल है हुकूमत का, एक मजबूत हुकूमत है। आज पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का मकाम है आलमी, जो पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, मजमूई तौर पे बहुत बेहतर है। तो सर, बात से और राय से और तजवीज़ से तो काम नहीं बनेगा ना, अब तो डिलीवर करने की बात है। अगर ये मसला है और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा प्रोग्राम है, सैकड़ों अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए, गरीबों तक जाने हैं, वो अगर नहीं जा रहे या वो मरकज़ से जा रहे हैं, तो इसको हम 1 साल और ऐसे तो नहीं चला सकते ना। फैसला करना होगा ना सर। बातचीत और मेरी और आपकी बहस से तो बात नहीं बनेगी। देखें कामरान साहब, 2 चीज़ें जो हैं वो नोश्ताए दीवार हैं। एक तो ये है कि ये जितने भी सोशल वेलफेयर के और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, बेनज़ीर इनकम स्कीम के अलावा बाकी भी कुछ चीज़ें हैं, ये सूबों ने अगर 58% हिस्सा लेना है तो ये ज़िम्मेदारी भी उनको उठानी पड़ेगी, और इसके ऊपर जो है वो जल्द या बदेर जो है वो एक कंसेंसस जो है वो होके रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आपको या तो बलदयाती अदारों को एम्पावर करना होगा या सूबों की इंतज़ामी तकसीम की बुनियाद के ऊपर डिवीज़न करनी होगी और छोटे इंतज़ामी जो है वो यूनिट्स बनाने होंगे। इसके अलावा जो है वो जो मौजूदा निज़ाम है, इस तरह से ना आप कराची चला सकते हैं, ना लाहौर चल सकता है, ना कोयटा और पेशावर और मुल्तान और सक्खर और हैदराबाद, ये इस तरह से काम अब चलेगा नहीं। जितनी जल्द इस चीज़ को का इदराक कर लिया जाए और इसमें मुनासिब तब्दीली जो है वो की जाए, तो मेरा ख्याल है कि उतनी ही आसानी होगी। बहुत सही बात की आपने कहा। देर करेंगे जी, जब तक इंतज़ामी तौर पे तकसीम नहीं होती या इंतज़ामी तौर पे इंतज़ाम नहीं होता कि बाकायदा जो है सूबों के तक जो इख्तियारात और वसाइल पहुँच रहे हैं, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनता, वो निचली सतह तक इख्तियारात की तकसीम नहीं होती, वसाइल की तकसीम नहीं होती। और आपने फरमाया कि ऐसे कराची नहीं चल सकता, आपने नाम लिया, बेशक आपने नाम लिया, लेकिन हाँ साहब आके ज़रा देखें तो सही कि क्या जब आप कह रहे हैं नहीं चल सकते तो उसकी तस्वीर भी देखें। आपके गवर्नर साहब हैं यहाँ पर, आप आएँ, उनके साथ ज़रा देखें, आप चक्कर लगाएं कराची का, आप देखें, लोगों से बात करें, पूछें, सड़कें देखें, पानी का हाल देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल देखें, गंदगी का हाल देखें, पानी का हाल देखें, सीवरेज का हाल देखें, फिर आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे यहाँ के हालात हैं, किस तरह की मुसीबत। और ये नर्व सेंटर है इकॉनमी का, बिजनेस का, 60% टैक्स देता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये नेशनल क्राइसिस है खान साहब। नहीं, मैंने तो बहरहाल मैं ये लफ्ज़ शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, तो मैंने जो है वो जो बात की है कि 2 ही सूरतें हैं, या आप बलदियाती निज़ाम जो है उसको एम्पावर कर दें, कराची का एक अपना जो है वो बलदियाती निज़ाम हो, और ये जितने मसाइल का आपने ज़िक्र किया है उसमें वो खुद
खुद मुख्तार भी हो, इख्तियार भी हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, और उसके लिए जो है वो वसाइल उसको गवर्नमेंट से, सूबाई से भी हासिल हों, मरकज़ की कोई ज़िम्मेदारी है वो भी पूरी। क्या अब आप मुझे बताएं कि जिस बुनियाद के ऊपर मरकज़ से जो है वो फ़ंड्स, वसाइल जो है वो सूबों को जाते हैं, उसके बाद क्या वो वसाइल जो है वो सूबों से डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और बल्कि तहसील और यूनियन काउंसिल के लेवल तक नहीं जाने चाहिए? अब वहाँ पे जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास सारा इख्तियार होता है, और आप ये जो है वो डेटा निकाल के देख लें कि जो भी चीफ मिनिस्टर होता है तो उसके अपने ज़िला, अपनी तहसील और उसकी अपने जो है वो हलके में जो है वो फंड्स की क्या सूरत हाल है, और जो दूर दराज के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज से 10 साल 20 साल पहले शायद डिबेट नहीं हो रही थी, अब ये डिबेट हो रही हैं। अब लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम भी इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। तो जब ये बात हो रही है तो फिर ये बात हो के रहेगी, और इसका कोई ना कोई हल जो है वो जल्द या बदेर जो है वो करना पड़ेगा। अगर बदेर करेंगे तो उसका नुकसान होगा, अगर जल्द करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। तो खान साहब, अभी तो ये बजट का माहौल है और ये तमाम चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि इसका हल होगा। आपने देखा अभी बिलावल साहब ने जो तकरीरें की उसमें इसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, जो कि बाज़ जगहों पे करप्शन का मम्बा बन गया है, जिसमें बेपनाह प्रॉब्लम है, जिसको सूबे ले इस बात को तैयार नहीं कि हमें दे दे हम चलाएंगे, वो कहते हैं विफाक से ही चलाते रहें। और अब कहा है कि हम वज़ीर आज़म को कहेंगे और यकीनी करेंगे कि इसमें मज़ीद इजाफा कर दिया जाए, इसके फंड में मज़ीद इजाफा कर दिया जाए। इसमें कोई बेहतरी, किसी किस्म का कोई तंजीम, कोई नया निज़ाम नहीं आना चाहिए, बल्कि इसी को मज़ीद इसमें फ़ंड डाल दिए जाएँ। इरादा तो ये है। देखें, अब अगर देखें इसमें कोई शक नहीं, ये हम भी इस बात की तईद करते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात की है कि ठीक है, दें NFC में से हिस्सा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को, दें आज़ाद कश्मीर को, इजाफ़ा करें जो फाटा एरिया था, जो साबका फाटा एरिया वो हिस्सा है KPK का, तो उनका भी जो है वो जो उनका बजट है उसमें भी जो है वो इजाफा किया जाए। लेकिन मामला ये है कि सारा फिर NFC से ही होगा ना। वो NFC का जो फार्मूला है ये सब की जिम्मेदारी है ना। यानी अगर वहाँ पे जाके सिर्फ तकरीर करने से तो फंड्स में इजाफा नहीं हो जाएगा। फंड्स में इजाफा तो उस वक्त होगा जब आप वसाइल जो हैं उसमें सूबे भी कंट्रीब्यूट करेंगे और बाकी भी सारे वफाक भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो उससे जो है वो सारी सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी। आप देखें, बिलावल साहब हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, हमारे वो कोलिशन पार्टनर हैं, वो एक बड़ी पार्टी के जो है वो चेयरमैन हैं, लीडर हैं वो अपनी तकरीर में जो वो ताना प्राइम मिनिस्टर को या इस्लामाबाद को दे रहे हैं, अगर कराची को सामने रखा जाए तो वो सारी चीज़ें वो उनकी तरफ आती हैं। तो वहाँ पे वो खुद सारी चीज़ें जो है वो उनके करने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें, मैं समझता हूँ कि टेबल पे बैठ के इन चीज़ों को बैठ के डिस्कस करना होगा और इनका हल निकालना होगा। बाकी ठीक है, इलेक्शन के मौके पे ऊपर जलसों में ये तकारीर जो है ये एक सियासी माहौल होता है, तो इसमें करनी पड़ती हैं, सारे करते हैं, और बिलावल साहब भी अगर कर रहे हैं तो कोई हमें उससे कोई सच जो है वो, लेकिन जैसे अभी आपने फरमाया कि जल्द या बदेर करना होगा इन मसलों का हल, चाहे NFC हो, चाहे 18वीं तरमीम के मसाइल हों, चाहे उसी में शामिल है ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बिस्प है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। जल्द या बदेर, फिर आपने फरमाया कि जल्द करना होगा, जल्द होगा ज़्यादा बेहतर है, तो उसके कोई आसार तो बताएं मतलब कि भाई हमें करना है और ये कौमी तरजीह है। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये सिर्फ जो है ये कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आवाज़ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी इंडिपेंडेंट माहिरीन उनकी जमातें हैं, तमाम सियासी जमातों के मासवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाज़ है। पाकिस्तान की जो मजबूत और ताकतवर हल्के हैं उनकी आवाज़ है, इसमें कोई दूसरी कोई राय नहीं, क्योंकि ये एक पब्लिक फोरम पे जो है इसका इजहार किया गया है। तो अब मगर ये इंतज़ार और 1 साल और गुजर जाए
फिर अभी ये बजट आ जाए, उसके बाद फिर वफाक कबगाल होके फिर उसी सफ़र को शुरू कर दे, फिर वहीं से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलता रहे, कोई खुदा न खास्ता कोई सिक्योरिटी थ्रेट आए तो उसको भी वो संभले, खुदा न खास्ता कोई नेचुरल कैलेमिटी आए वो भी वफाक संभाले, और ये कर्ज़े भी पूरे वो ही देता रहे, सूबों को जो है वो इसी तरीके से पैसे मिलते रहे, तो ऐसे ही चलता रहेगा खासा। फिर कब ठीक कब होगा? नहीं कामरान खान साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपने क्लोज डोर में जो है वो करना जायज़ समझती हैं, और मीडिया में या पब्लिकली उनको करना जो है वो मुनासिब नहीं होता। इसी तरह कोलिशन पार्टनर्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कमरे में बैठ के टेबल पे बैठ के मीटिंग्स में हम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं, लेकिन पब्लिकली जो है वो नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा करने से फिर जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो फिर सही तौर पे सही अंदाज से जो है वो नहीं चल सकती। तो मामला ये है कि ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर बात नहीं हो रही, इनके ऊपर बात हमेशा से होती है, और इसके अलावा भी बड़े सीरियस मामलात हैं। अब ये इंडिया जो चनाब के वाटर को वेपनाइज कर रहा है, वो इन सब मसलों से बड़ा मसला है, तो उसके ऊपर भी जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन पब्लिकली जो है वो हम बात नहीं करते। ये असूली तौर पे माबैन कोलिशन पार्टनर्स ये बात तय भी है, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन है जीबी में, तो वहाँ पे फिर जब इलेक्शन होता है, जलसा होता है, तो फिर जलसे में जो है वो इस कंडीशन को जो है वो थोड़ा बहुत उसकी वायलेशन हो जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई सीरियस कंसिडरेशंस या थॉट्स नहीं हो रही, वेरी सीरियसली जो है वो उन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर किसी न किसी नतीजे पे बहुत जल्द पहुंचना चाहते हैं, बहुत जल्द चाहते हैं कि ये मामला जो है ये हल हो, तो इंशाअल्लाह ताला इसका लिए बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि ये मसला तो बाकायदा, क्योंकि NFC को देखना है या 18वीं तरमीम को देखना है, जिन मसाइल की हमने गुफ्तगू की, इसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है, और बेशक अब जो आइंदा आर्मी तरमीम होगी वो 28वीं आइनी तरमीम होगी, और उसके बग़ैर तो ये चीज़ सफ़र शुरू भी नहीं हो सकता ना। तो ये जो तजवीज़ है, जो कि कौमी बहस है, ये तमाम पाकिस्तान में बात हो चुकी है, कई बार आप भी इस पर बात कर चुके हैं, ये कहाँ खड़ी है ये बात अभी? देखिए, ये कौमी बहस है, ये कौमी डिबेट ये होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारा जो मीडिया है, ये कोई गिले की बात नहीं है, ये भाईचारे की बात है कि वो छोटे छोटे दीगर इश्यूज़ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट कर देता है, लेकिन ये कौमी डिबेट जो है ये उस तरह से नहीं हो पा रही। ये मैंने जो चनाब वाटर के वेपनाइज होने की बात की, ये हमने मुतअद्दिद बार की है, लेकिन इसको किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई। और इन जो ये इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है, और मैं इस बात का मुतरफ़ हूँ कि आप इसके ऊपर आप इस मौजू पे आप बात कर रहे हैं। इससे पहले भी आपका यही तरीक़ाकार रहा है, लेकिन ये मीडिया में ये चीज़ें मौजू बहस बन नहीं पा रही, और ये कौमी डिबेट जो है ये कौमी डिबेट का दर्जा हासिल नहीं कर पा रही। ख़ासब है ये बात नहीं है, ख़ासब है, आप आएँ, आप लोगों से बात करें, जहाँ पे जितनी तकलीफ़ है उतना ही उसका इजहार है। आप अगर लाहौर में जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कहने में कि लाहौर के हालात या वहाँ के हालात या इवन पंजाब के बड़े शहरों के हालात वो यहाँ से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद वज़ीर आला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब एक तवील अरसे वहाँ वज़ीर आला रहे हैं, और इवन चौधरी ज़हूर परवेज़ इलाही साहब, और फिर अभी मरियम बीबी, तो वहाँ के हालात तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है कराची से। तो वहाँ पे आपको उस तरह की चीख नहीं सुनाई दे रही। आप तशरीफ़ तो लाए, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग आए ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ आए, गवर्नर साहब के साथ, ज़रा निकले तो ज़रा देखे तो सही शहर में क्या क्या हाल है। एक सड़क जो है वो 5 साल तक बननी थी, वो नहीं बनी, अब आर्मी के हवाले की है FWO को कि वो आप बना दें उसको, क्योंकि किसी चीज़ की कोई हद है। ये बात आपकी दुरुस्त है, और इस बारे में एक तरीक़ाकार आप सजेस्ट कर रहे हैं,
वो तरीक़ाकार भी दुरुस्त है, लेकिन एक इंडिकेटर मैंने किया है कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो विद इन कोलिशन पार्टनर जो है वो विद इन कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये बातें हो रही हैं, ये बातें चल रही हैं और इनका हल जो है वो इंशाल्लाह तलाश किया जाएगा। और कराची के मामला यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो यानी तशवीश का बायस हैं, तो उनको इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। शहबाज शरीफ हुकूमत अगले हफ्ते IMF प्रोग्राम के तहत अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस के दरमियान फंसी हुई है। एक तरफ हुकूमत की कोशिश ये है कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रखी जाए ताकि मुल्क में दोबारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बहरान ना हो। दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि गुज़िश्ता 3 सालों का बड़ा हिस्सा इकनॉमिक क्राइसिस से निपटने में गुजर गया, जिसके नतीजे में आज बज़ाहिर स्टेबिलिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी तो नज़र आ रही है, लेकिन इसकी कीमत लो GDP ग्रोथ यानी कि तरक्की की रफ्तार बहुत कम है, कमज़ोर कारोबार सरगर्मियाँ हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार नहीं सामने आ रहा है। गोया मतलूबा तादाद में नौकरियां नहीं हैं और पाकिस्तान के नौजवान शदीद बेरोज़गारी का शिकार है। ये सब आज की इकनॉमिक हकीकतें हैं, तल्ख हकीकत। आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 10 साल पहले पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 19 खरब रुपए के करीब था, जो अब बढ़कर तकरीबन 80 खरब रुपए हो चुका है। इसका सबसे बड़ा असर विफाकी बजट पर नज़र आता है। आज सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो भी रेवेन्यू यानी कि उसकी जो भी आमदनी होती है उसका तकरीबन 60% कर्ज़ों की अदायगी पर चला जाता है या सूद की अदायगी पर चला जाता है। यानी हुकूमत हर 100 रुपये आमदनी पर तकरीबन 60 रुपये पुराने कर्ज़ों की कीमत अदा करने पर मजबूर है। यही वजह है कि दिफाई अखराजात, NFC अवार्ड के तहत सूबों के फ़ंड्स की मुंतकली और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के बाद तरक्याती मनसूबों के लिए कुछ वसाइल नहीं बचते, बल्कि विफाक हकीकत में कंगाल हो जाता है। कल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल ने कहा कि बढ़ते हुए कर्ज़ों के बायस डेट सर्विस यानी कि कर्ज़ों की अदायगी के बाद विफाकी PSDP तरक्यात मुल्क के अंदर क्या हो गुज़िश्ता 8 बरसों से तकरीबन 1 खरब रुपए पे मुंजमद है। दूसरी जानिब इस अरसे में सूबाई तरक्याती अखराजात 3 गुना बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में डेवलपमेंट बजट मुसलसल जवाल का शिकार है और इसकी बड़ी वजह यह है दैट हैज़ बिकम द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट्स करंट एक्सपेंडिचर और ये तकरीबन आधे वसाइल जो हैं वो डेट सर्विसिंग में वफाकी हुकूमत के चले जाते हैं और उसके नतीजे में जो डेवलपमेंट है वो 0.6% ऑफ GDP पर आ गया है और ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि हम आज तकरीबन 8 साल बाद वहीं खड़े हैं जहाँ पर 2018 में 1000 अरब की PSDP थी, 2026-27 में भी हम 1100 अरब की PSDP प्रपोज कर रहे हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो सूबाई तरक्याती बजट हैं वो 3000 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक हालिया बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70 से 80% कारोबारी इदारे अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मौकर कर रहे हैं या उन पर नजरसानी कर रहे हैं। रवा माली साल के पहले 10 महीनों के दौरान पाकिस्तान में FDI यानी कि बैरूनी सरमायाकारी में 44% से ज़ायद कमी हो चुकी है, जबकि स्टॉक मार्केट से भी बैरूनी सरमायाकारी का नुमाया अखराज हुआ है, जो कारोबारी कॉन्फिडेंस और सरमायाकारी के माहौल पर बढ़ते हुए प्रेशर की निशानदेही करता है। इसी दौरान पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम एक संगीन स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का शिकार है। पाकिस्तान का टैक्सेशन मसला सबसे बड़ा है। गुज़िश्ता 5 बरसों में टैक्स कलेक्शन दुगनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी टैक्स टू GDP रेशो का तकरीबन 10% के करीब खड़ा है, यानी कि टैक्स नहीं दे रहे लोग, जो खित्ते की औसत 19% शरह से तकरीबन आधी है। वो रीजन में 19% टैक्स टू GDP रेशो है, हमारी तकरीबन 10% है, हम आधे हैं। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत की आमदनी बढ़ रही है तो टैक्स देने वालों की तादाद क्यों नहीं बढ़ रही? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत मुसलसल उसी तनख्वाहदार तबके और टैक्स पाबंद कारोबार पर ही बोझ डालती रहती है जो पहले ही टैक्स नेट में मौजूद है, जबकि इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा गैर दस्तावेजी अनडॉक्यूमेंटेड कैश इकॉनमी है और वो निज़ाम है जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी का आधा हिस्सा है। उस पर हुकूमत की कोई दस्तरस बज़ाहिर नहीं है। बिलाखिर इस बजट का असल इम्तहान यही होगा कि आया ये सिर्फ मज़ीद रेवेन्यू इकट्ठा करने का बजट होगा या फिर ऐसा बजट बने जो टैक्स बेस को एक्सपैंड करे, इकॉनमी को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने की राह हमवार करे।
इस मौजू पर बात करेंगे और इसके लिए पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना और बहुत ही सीजन सीनियर इकानमिस्ट डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। डॉक्टर साहब, बजट का टाइम आ गया है, बिज़नेस को अपनी तवक्कुआत हैं कि किसी सूरत से कोई ऐसी सहूलत या टैक्सेशन के हवाले से कोई ऐसे कंसेशन मिले कि पाकिस्तान का बिज़नेस किसी सूरत से ग्रो कर सके। पाकिस्तान की जो इस वक्त GDP ग्रोथ है यकीनन वो खित्ते में इस वक्त कम से कम है, यानी कि तरक्की नहीं हो रही, नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, कारोबार आगे फैल नहीं रहे, रोज़गार पैदा नहीं हो रहे। IMF का ज़माना है, हुकूमत के लोग कहते हैं हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है, मगर बाज़ माहिरीन कहते हैं कि अब गुंजाइश पैदा हो रही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से? क्या वाकई हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं है या हुकूमत कंसेशन देने के काबिल नहीं है? देखिए, शायद कोई अंदाज़ा इस बात का नहीं है कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान ने मेहनत करके अल्लाह के फजल से जो बजट का खसारा है वो कम कर दिया है। अब आप ये सोचिए कि कुछ 8-10 साल पहले हमारे खसारा जो होता था वो 6.5, 7, 8% होता था GDP का, यानी कि इकॉनमी का। आज अल्लाह के फजल से पिछले साल, यानी कभी जो साल ख़त्म होने वाला है, तकरीबन 4%, और आने वाले साल के लिए एक टारगेट ऐसा मुकर्रर किया गया है जो कि कभी शायद नहीं था, 3.5%। यानी कि इस हद तक सख्ती की जा रही है, जबकि हमारा खुद लॉ जो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, जो एक बहुत बड़ा तारीखी लॉ था कि बजट किस तरह होना चाहिए और डेफिसिट्स कितने होने चाहिए और हमारा डेट जो है वो क्या होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि उसमें लिमिट जो दिया गया था 4% का डेफिसिट का, वो तो हम हासिल कर चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान को जितनी सख्ती करनी थी उसको बहुत तेजी से हमने किया है, और अल्लाह का फजल है कि हमारा पब्लिक डेट जो है उसका जो रेशियो है GDP के साथ वो भी गिर रहा है। तो मेरी अपनी गुजारिश ये है कि अब वक्त आ गया कि इकॉनमी को सांस लेने दो, और ये ऐसा वक्त आ गया है जबकि रिलीफ की बेतहाशा ज़रूरत है। पेट्रोल की कीमतें वगैरह और तकरीबन हर आशिया की कीमत बढ़ने के बाद, गोया डॉक्टर साहब आप ये फरमा रहे हैं कि 3 साल की मुशक्क़त के बाद हालात इकॉनमी के बेहतर है, हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे, हुकूमत को चाहिए कि कारोबारी तरक्की, इन्वेस्टमेंट की तरक्की और ग्रोथ, यानी कि इकनॉमिक ग्रोथ, माशी तरक्की के रास्ते को हमवार करने के इक़दाम करे, बिजनेस फ्रेंडली बजट लाए। देखिए, गुंजाइश इस बात की होनी चाहिए कि आपको तो हैरत होगी सुन के कि हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट पे जो खर्चा है, जिसे हम PSDP एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसको इस हद तक कम कर दिया गया है कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स का जो पेंडिंग खर्चा है वो तकरीबन 12 गुना है जो हम सालाना दे रहे हैं, और इसमें बेशुमार इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डैम प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो बहुत स्लोली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी से इंडिया भाग चुका है, और खुदा न खास्ता हम पर पाबंदियां लगाएगा तो वी हैव टू गिव 100% इम्पोर्टेंस वाटर रिसोर्सेज। तो उसके जो सालाना आपने जो रखा है एलोकेशन, वो 130 अरब, वो कम से कम 500 अरब होना चाहिए, ताकि जो पेंडिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम्स वगैरह वो सब पूरे हों फेडरल लेवल पर। एक तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो एडिशनल टैक्सेशन आपने किया हुआ है, अब मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि पेट्रोलियम लेवी जब 3 साल पहले सेल्स टैक्स से निकाल कर इसको पेट्रोलियम लेवी में ले आए थे, और उसका मकसद क्या था कि 100% जो रेवेन्यू आए वो शेयर ना करना पड़े 57.5% विद द प्रोविंसेस, तो इसको लेवी बना दो, इसको नॉन टैक्स डिक्लेयर कर दो और 100% खा जाओ फेडरल गवर्नमेंट। इस सरासर रॉन्ग पॉलिसी थी। हावेवर जब किया आपने तो उस वक्त टैक्स रेट जो है वो 18% था,
तो जब आपने शिफ्ट किया फ्रॉम सेल्स टैक्स टू पेट्रोलियम लेवी, तो उस वक्त आपको 18% रहना देना चाहिए था। नॉन टैक्स डिक्लेयर करके आप पार्लियामेंट से अप्रूवल ही तक नहीं लेते। अगर टैक्स होता तो लेना पड़ता। आज इसका रेट जो टैक्स का है खुदा न खास्ता 35 से 40% है, और पेट्रोलियम लेवी की वजह से सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, हर चीज में इजाफा हुआ है। अब पिछले 3 महीने में अफरात-ए-ज़र की रफ्तार 5% से बढ़ के 15% हो गई है। The first thing we have to do is to bring back the petroleum levy to 18% standard rate. तीसरी बात मैं जो करूं कि हमें एक निज़ाम होता था, आपको याद होगा 90s वगैरह में जब हम हुकूमत में थे, हम इंसेंटिव्स दिया करते थे मुख्तलिफ, ताकि इन्वेस्टमेंट हो, एक्सपोर्ट हो वगैरह। वो सारे इंसेंटिव्स का निज़ाम ख़त्म कर दिया। एक्सपोर्ट्स पे आपको याद होगा मैंने 1% रखा था रेट, फिक्स्ड एंड फाइनल, अब वो फुल्ली टैक्सेबल है। दूसरी तरफ हमने इन्वेस्टमेंट पे 5 साल टैक्स हॉलिडे ओवरऑल सबको दिया हुआ था, वो भी आपने ख़त्म कर दिया। Back to incentives to encourage production, investment and exports. ये 3 पैमाने हैं जिस पर अब बजट को हमें ले जाना। डॉक्टर साहब के लिए तो जाहिर है कि हुकूमत के पास गुंजाइश होनी ज़रूरी है। हमारी जो टैक्स आमदन है, वो जो टारगेट IMF का था वो हम इस साल भी पूरा नहीं कर सके, गुज़िश्ता साल भी पूरा नहीं कर सके थे, 2 बार रिवाइज़ हुआ फिर भी नहीं पूरा कर सके। और अब आइंदा साल के लिए IMF ने मज़ीद 2 खरब रुपए हमारे टैक्स आमदन के लिए जो टारगेट फ़िक्स किया उसमें 2 खरब रुपए मज़ीद बढ़ा दिए। कहाँ से आएगा? 1.4 खरब आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की, 1.4 खरब जो है वो हुकूमत ने उससे कमाया है, लेकिन गया तो आम पाकिस्तानी की जेब से। पेट्रोल महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी हो गई, उसके जेब से पैसे निकल गए, वो पेट्रोल के ख़र्चे में चले गए, कंजम्पशन है नहीं। तो इस पूरे